नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शालिनी इंटरनेशनल से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन। मैं आपको डिटेल में मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन, उसके प्रोविजंस, उसके गाइडलाइंस पूरा मैं आज आपको ये स्लाइड में, ये वीडियो में समझाऊंगा। मर्चेंटिंग ट्रेड होता क्या है? मर्चेंटिंग ट्रेड मतलब क्रॉस कंट्री ट्रेड, यानी मोस्टली बहुत सारे वर्ल्ड के क्रॉस कंट्री ट्रेड, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और लंदन, जो फाइनेंशियल कैपिटल, वहाँ वो लोग ऑफिस खोल के वहाँ से करते हैं। लेकिन आप इंडिया में बैठे हो, आपको मर्च क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शन करने का है, मर्चेंट इन ट्रेड ट्रांजैक्शन करने है, तो आपको दुबई, सिंगापुर, हांगकांग में ऑफिस खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मर्चेंट इन ट्रेड गाइडलाइंस के आप अच्छी तरह समझ जाओगे, तो इंडियन ऑफिस यूज़ करके, इंडियन स्टाफ यूज़ करके आप मर्चेंट इन ट्रेड ट्रांजैक्शन मतलब क्रॉस कंट्री ट्रेड कर सकते हो। आपको फॉरेन में ऑफिस खोल के उसका रेंट, उसका एडिशनल खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉरेन में स्टाफ भी बहुत महंगा आता है। एक स्टाफ की सैलरी इंडियन 3 स्टाफ के बराबर होती है। तो इतना एडिशनल खर्चा करके क्रॉस कंट्री ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने एक मर्चेंट ट्रेड करके अलग ही चैप्टर खोला है, उसके अंडर डिफरेंट गाइडलाइंस दिए हैं। आपको कुछ अलग रजिस्ट्रेशन भी इंडिया में करना नहीं पड़ता, ना कस्टम में करना पड़ता है, ना आरबीआई में करना पड़ता है। सेम आज एक्सपोर्ट इंपोर्टर रजिस्टर हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, वही रजिस्ट्रेशन के अंडर से आप क्रॉस कंट्री ट्रेड कर सकते हो। आपको कोई कंसल्टेंट बोला नहीं, आपको क्रॉस कंट्री ट्रांजेक्शन करने के लिए दुबई, हांगकांग, सिंगापुर इधर ऑफिस होना चाहिए, तो आप स्ट्रेट अवे निर्णय कीजिए। ये मेरा वीडियो देखिए, इसमें सब कुछ गाइडलाइन मैंने दिया हुआ है, वो गाइडलाइन को अडेयर कीजिए, तो आपको ओवरसीज ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अभी हम जाते हैं, अभी समझते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन क्या होता है। इन इंडियन कंटेस्ट द ट्रेड इज कॉल्ड मर्चेंटिंग ट्रेड व्हेन, कभी होता है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। द सप्लायर ऑफ गुड्स विल बी रेसिडेंट इन वन फॉरेन कंट्री। सप्लायर ऑफ गुड्स, जो माल बेचेगा, जो सप्लाई करेगा, वो अपने कंट्री में नहीं होना चाहिए, वो फॉरेन कंट्री में बेस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द बायर ऑफ गुड्स विल बी रेसिडेंट इन अनदर कंट्री। जो माल खरीद रहा है, जो कस्टमर है, वो भी इंडिया में नहीं होना चाहिए, वो भी दूसरा फॉरेन कंट्री में होना चाहिए। द मर्चेंट मतलब जो बाय करेगा, नहीं बाद में वो सेल करेगा, तो इंटरमीडिएटरी है, वो इंडिया में बेस होना चाहिए। In simple terms, merchanting transaction is one which involves shipment of goods from one foreign country to another foreign country involving an Indian intermediary, hence it is called a intermediate trade. होप आपको समझ में आया रहेगा। अभी हम चार्ट में समझते हैं क्रॉस कंट्री ट्रेड क्या होता है, मर्चेंटिंग ट्रेड क्या होता है। तो आपका कंपनी सी जो इंडिया में है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी करता है, अभी उसको मर्चेंटिंग ट्रेड करने का है, क्रॉस कंट्री करना है। तो आपने ये मलेशिया का कंपनी ए पे ऑर्डर दिया, ओके, आपको ऑर्डर आया यूएस से, आपको यूएस से ऑर्डर आया, सपोज आपने मलेशिया को सौ डॉलर में खरीदा है, और यूएस को 110 डॉलर में बेच रहे हो। इसमें आपने मलेशिया को ऑर्डर प्लेस किया, तो आपको इंपोर्ट पेमेंट मलेशिया में करना पड़ेगा, फिर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट मलेशिया से आएगा, आपके बैंक में आएगा, इंडिया में जो बैंक आपका रजिस्टर उसमें आएगा। उसमें सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहेगा, आपको इनवाइस चेंज करना पड़ेगा। आपने $100 यहाँ से बाय किया, तो उसको $110 करके यहाँ से एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको यूएसए कंपनी को भेजना पड़ेगा, कंपनी बी, यानी आपको वहाँ से एक्सपोर्ट पेमेंट आ जाएगा। ये देखिए, इसमें और एक चीज़ है, मलेशिया से गुड्स निकला, वो सीधा यूएसए जा रहा है, इंडियन कस्टम में नहीं आएगा, इंडियन कस्टम का रोल कुछ नहीं है इधर। इधर इंडिया में आके लॉजिस्टिक कॉस्ट डबल नहीं करने का अपने को, माल जो गुड्स है डायरेक्टली परचेसिंग कंट्री टू सेल कंट्री डायरेक्टली चला जाता है, इसलिए इंडियन कस्टम इज नॉट इन्वॉल्व इन मर्चेंटिंग ट्रेड। सिर्फ आपका जो बैंक रहता है, दैट इज इन्वॉल्व बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर रूटेड थ्रू योर बैंक, import documents comes to your bank and it for export it goes through your bank, मतलब एक ही बैंक में सब कुछ होता है। ओके दोस्तों, अभी हम इसके गाइडलाइंस देखते हैं। पहला गाइडलाइन, फॉर अ ट्रेड टू बी क्लासिफाइड एज मर्चेंटिंग ट्रेड, गुड्स एक्वायर्ड shall not enter
द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, शैल नॉट एंटर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब क्या है, ये परचेस किया हुआ मटेरियल, अभी मलेशिया में हम देखा, मलेशिया से यूएसए चला था, वो इंडिया के डोमेस्टिक टैरिफ एरिया म्हणजे लोकल मार्केट में नहीं आना चाहिए। इंडिया में बेसिकली आना ही नहीं चाहिए वो। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, considering that in some cases the goods acquired may require certain specific processing value addition, the state of goods so acquired may be allowed transformation subject to the AD bank being satisfied with the documentary evidence and bona fide of the transaction। कुछ मटेरियल आपने प्रोक्योर किया वो एज इट इज उधर दूसरा कंट्री में नहीं जाता है, उसको थोड़ा रीपैकिंग लगता है, कभी प्रोसेसिंग लगता है, ये ऑल दिस थिंग आर अलाउड, आरबीआई आपको अलाउड करती है, लेकिन आपका बैंक उसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, आपको जो भी है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना चाहिए। आपको बैंक सेटिस्फाई हो गया तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उसका प्रोसेसिंग कर सकते हो और दूसरा कंट्री में भेज सकते हो। तीसरा पॉइंट, एमटीटी, एमटीटी शैल बी अंडरटेकन फॉर द गुड्स दैट आर परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर द प्रिवेलिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया एज ऑन डेट ऑफ शिपमेंट। इसका मतलब क्या है, इंडिया में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एवरी 5 years होता है, उसमें नंबर ऑफ गुड्स लिस्टेड रहते हैं, कुछ प्रोहिबिटेड रहते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कुछ ओपन रहते हैं। तो जो भी गुड्स आप गुड्स में डील कर रहे हो, हम क्रॉस कंट्री एक कंट्री से बाय कर रहे हो दूसरा कंट्री में भेज रहे हो, तो लेकिन वो गुड्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अलाउड होना चाहिए इंडियन। आप कौन सा भी मटेरियल उठा के कौन सा भी कंट्री में भेज नहीं सकते। ये पॉइंट क्यों डाला है मुझे भी समझ में नहीं आया। सी, क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है जब ये एक्सपोर्ट करते हैं उनका कस्टम इन्वॉल्व रहता है, आफ्टर कस्टम क्लियरेंस तो उसका कंट्री का बॉर्डर छोड़ता है वो, और जिस कंट्री में माल जाता है उधर भी इंपोर्ट क्लियरेंस होता है, ड्यूटी पेड होता है, देन बोथ कंट्री में द मटेरियल इज अलाउड, सेलिंग कंट्री एंड परचेसिंग कंट्री। तो इट शुड नॉट, इंडिया शुड नॉट पुट रिस्ट्रिक्शन दैट मेरे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो गुड्स लिखा है वही तुम ट्रेड करो। हाँ, प्रोहिबिटेड आइटम के बारे में समझा जा सकता है। शायद ये क्रॉस कंट्री इन दो कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट रहता है उसके कारण डाला होगा। ओके, नाउ हम जाते फोर्थ पॉइंट, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्शन एप्लीकेबल टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स शैल बी कंप्लाइड विद एक्सपोर्ट लेग एंड इंपोर्ट लेग। इसका मतलब क्या है, जो आप रेगुलर एक्सपोर्ट करते हो रेगुलर इंपोर्ट करते हो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सब इसके लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन में क्या हुआ, आपका एचडीएफ फॉर्म हो गया एंड शिपिंग बिल हो गया, ये ये दोनों के लिए एग्जेप्शन दिया है। क्यों एग्जेप्शन दिया है, देखो दोस्तों, जब गुड्स वो परचेसिंग कंट्री से सेल कंट्री से डायरेक्टली जा रहा है, आपने देखा मलेशिया से यूएस जा रहा है, तो इंडियन कस्टम में आ ही नहीं रहा है, तो इंडियन कस्टम में नहीं आ रहा है तो आप शिपिंग बिल कैसे फाइल करोगे, तो शिपिंग बिल फाइल करना पॉसिबल है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट इंडियन कस्टम का रोल ही नहीं है इसमें, इसलिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं रहता। सिमिलरली इंपोर्ट, गुड्स इंडिया बॉर्डर पे आएगा ही नहीं तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होएगा नहीं होम कंजम्पशन के लिए, तो बिल ऑफ एंट्री भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो एक्सपोर्ट लिंक में ये दो शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री के लिए एग्जाम्पशन दिया गया। 6 AD bank shall satisfy itself with the bona fide of the transaction. Further, KYC AML guidelines shall be scrupulously adhered by the AD bank while handling such transaction. ये ये देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन है मर्चेंटिंग ट्रेड में इसमें कस्टम इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडी बैंक पे डाला है। एडी बैंक मतलब आपका जो बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी देखता है, ऑथोराइज डीलर बैंक, तो ये बैंक के ऊपर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है कि जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन सब कुछ चेक करने का बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। 7 पॉइंट, द एंटायर मर्चेंटिंग ट्रेड इज टू बी रूटेड थ्रू सेम एडी बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो मर्चेंटिंग ट्रेड का है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक ही बैंक में आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कस्टम इन्वॉल्व नहीं रहता है इसमें, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एडी बैंक पे है, तो एडी बैंक वो कंट्रोल होने के लिए अच्छी तरह से इंपोर्ट लेग एंड एक्सपोर्ट लेग शुड बी रूटेड फ्रॉम एक ही बैंक से रूट होना चाहिए। ओके, एडी बैंक शैल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस,
packing list, transport document, insurance document. If original are not available, non-negotiable copy duly authenticated by the bank handling document may be taken and satisfy itself about the genuineness of the trade. The AD bank may, if satisfied, rely on online verification of bill of lading airway bill on the website of International Maritime Bureau airline web check facility. However, AD Bank shall ensure that requisite details are made available and retrievable at the time of inspection, audit, investigation of the transaction. ये देखिए इसमें सब कुछ एडी बैंक के ऊपर डाला गया है क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डॉक्यूमेंट एक ही बैंक के थ्रू रूट होना चाहिए तो बैंक को जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन सब चेक करने का बैंक को सब डॉक्यूमेंट चेक करने का क्योंकि बैंक बोथ लेग ट्रांजेक्शन खुद ही चेक करेगा बैंक खुद चेक करेगा गुड डिस्क्रिप्शन बैंक खुद चेक करेगा प्रॉफिट मार्जिन वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट बैंक खुद चेक करेगा क्योंकि इसमें कस्टम इन्वॉल्व नहीं रहता है कस्टम इन्वॉल्व रहता है तो आपके पास शिपिंग बिल रहता है बिल ऑफ एंट्री रहता है उससे पता चलता है कि गुड्स एक्सपोर्टेड हुआ है एंड इम्पोर्ट हुआ है ये इधर एडी बैंक को कस्टम हेल्प करने के लिए है ही नहीं तो जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन एवरीथिंग तो ट्रांजैक्शन को हाई रखने के लिए एडी बैंक को पूरा अथॉरिटी दिया गया है एंड एडी बैंक और टेनर के ऊपर भी खुद कंट्रोल करना चाहिए कितना दिन टेनर रहेगा इसका सब कुछ तो एडी बैंक को पूरा अथॉरिटी दी गई है इसमें पॉइंट 8 The entire MTT shall be completed within overall period of 9 months. देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा ट्रांजैक्शन है वो 9 मंथ के अंदर कंप्लीट होना चाहिए देयर शैल नॉट बी एनी आउटले और फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड 4 मंथ ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर शुड नॉट बी आउटले का मतलब क्या है दो पेमेंट के बीच में आप इंपोर्ट पेमेंट सपोज आप कर रहे हो तो आपका एक्सपोर्ट पेमेंट 4 महीने के अंदर आना चाहिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट में आपको 9 मंथ दिया गया है टू ओके लेकिन इधर मर्चेंटिंग ट्रेड में आपको सिर्फ 4 महीना दिया गया है इंपोर्ट सपोज एक्सपोर्ट पेमेंट आया तो आपको इंपोर्ट पेमेंट भी 4 महीने के अंदर करना है देयर शुड नॉट बी गैप देयर शुड नॉट बी आउटले अब 4 महीने का नहीं होना चाहिए द कमेंसमेंट डेट ऑफ द मर्चेंटिंग ट्रेड शैल बी डेट ऑफ शिपमेंट और एक्सपोर्ट लेग receipt or import leg payment whichever is the first and completion date shall be date of shipment export leg receipt और import leg payment whichever is the last ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो उसका ट्रांजैक्शन कहाँ से चालू होता है वो लेग का पॉइंट दिया हुआ है एंड ट्रांजैक्शन कभी खत्म होता है उसका पॉइंट दिया गया हुआ है ये पॉइंट क्यों डाला है 4 मंथ आउटले क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि कंट्री एंड एक्सपोर्टर आउट ऑफ फंड 4 महीने के ऊपर नहीं होना चाहिए इसलिए ये क्लॉज डाला गया है 9 पॉइंट शॉर्ट टर्म क्रेडिट either way of supplier credit or buyer credit may be extended for the MTT to extend not backed by the advance remittance of for the export leg including the discounting of export leg by the AD bank इसका मतलब क्या है सपोज आपको इंपोर्ट पेमेंट करने का है तो आपको सप्लायर क्रेडिट बायर क्रेडिट दिया जाएगा लेकिन आपको एडवांस पेमेंट एक्सपोर्टर से आना नहीं चाहिए अब एडवांस पेमेंट एक्सपोर्टर से आया तो आपको फंड की जरूरत ही नहीं है तो बैंक आपको सप्लायर क्रेडिट बायर क्रेडिट देगा ही नहीं इंक्लूडिंग द डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट पे एलसी अब ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट एलसी में रहेगा तो आप वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिस्काउंट करोगे तो आपको फंड मिलेगा तो ये आप डिस्काउंटिंग ये सब कुछ अलाउड है इन केस ऑफ इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हाउएवर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेटर ऑफ कंफर्ट LOC शैल नॉट बी इश्यूड फॉर सप्लायर्स एंड बायर क्रेडिट नाउ ये सब फिलहाल तो बंद ही है RBI ने सब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड LOC भी तो बंद ही डाला ही है मीन्स बायर कैन अवेल द लोन लेकिन उसका डबल फंडिंग होना नहीं चाहिए इसलिए क्लॉज डाला है पॉइंट 10 any receipt for export leg prior to the payment of import leg may be parked either in EFC account
मतलब आपका एक्सपोर्ट फंड पहले ही आ चुका है इंपोर्टर को पेमेंट देने, तो आप ईएफसी अकाउंट में उसको पार्क करने का है। और इंटरेस्ट बेयरिंग आईएनआर अकाउंट, नहीं तो आप आईएनआर अकाउंट में उसको डाल सकते हैं। टिल द इंपोर्ट लेग लायबिलिटी, मतलब जब तक आपका इंपोर्ट पेमेंट ड्यू नहीं होता है आप येस पे ईएफसी अकाउंट में, नहीं तो इंटरेस्ट बेयरिंग आईएनआर अकाउंट में आप फंड पार्क कर सकते हो। इट शैल बी स्ट्रिक्टली ईयर मार्क और लीन मार्क फॉर द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट लेग। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो फंड आपको एडवांस में आके पड़ा ईएफसी अकाउंट में और आईएनआर अकाउंट में, इसको ईयर मार्क किया जाएगा, लीन मार्क किया जाएगा, क्योंकि ये बाकी किसी पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ इंपोर्ट लेग पेमेंट करने के लिए यूज होएगा जब भी आपका भी इंपोर्ट पेमेंट ड्यू होएगा। Liability of import leg as soon as it arrives shall be extinguished out of this fund without any delay. If such receipts are kept in interest-bearing INR account, hedging therefore may be allowed by AD Bank. देखिए आप पहले ईएफसी में रखना चाहते हो तो ईएफसी में फॉरेन करेंसी में आप डॉलर में रखोगे, यूरो में रखोगे, जो भी रहेगा, यानी वो विदाउट वैसे ही पड़ा रहेगा, यानी वो इंपोर्ट लेग पेमेंट में चला जाएगा, उसका कन्वर्जन नहीं होएगा। लेकिन आईएनआर इंटरेस्ट बेयरिंग आपको इंटरेस्ट बेयर करने का है, तो आईएनआर में लाने के लिए उसको हेज करना पड़ेगा। हेज मतलब आपको उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हेजिंग करना पड़ेगा, तो आपकी इसके लिए हेजिंग अलाउड है। एंड कस्टमर एज पर द extent regulation, no fund based facility shall be accepted against these balances। मतलब आपने ईएफसी अकाउंट में रखा है, आईएनआर अकाउंट में रखा है, उसके अगेंस्ट में आपको वापस लोन चाहिए, कुछ चाहिए किसी पर्पज के लिए, तो वो मिलेगा नहीं। मतलब आपको क्रेडिट फैसिलिटी विल नॉट बी एक्सटेंडेड अगेंस्ट दी पार्क फंड। आपको आप बोलेगे बैंक मेरा फंड ये पार्क है, हाँ मैं एक्सपोर्ट लेग के लिए इंपोर्ट लेग के लिए उसको लीन मार्क किया, मैं यूटिलाइज नहीं, लेकिन इसके अगेंस्ट में मुझे और कुछ लोन दो कि मेरी अदर लाइबिलिटीज में पे करूंगा, तो वो ऐसा अलाउड नहीं है। And 11. In case of discounting an export LC, where payment of import is still to be made, even if partially, the proceeds shall be utilized in the manner prescribed in point 2 above. Discounting proceed will be lien mark. मैंने पहले ही बोला है, एक्सपोर्ट पेमेंट पहले आया, इंपोर्ट आपको पेमेंट बाद में करने का है, तो वो लीन मार्क करके ईएफसी अकाउंट नहीं तो आईएनआर अकाउंट में पार्क किया जाएगा। ओके, अभी एक्सपोर्ट आपका इंपोर्ट ट्रांजेक्शन हो गया, पेमेंट देना बाकी है, आपको 30 डेज 90 डेज क्रेडिट बाकी है, यानी आपका एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एक्सपोर्ट पेमेंट भी आना बाकी है, लेकिन आप डिस्काउंटिंग करके वो फंड रेज कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन जैसे पहले पहले के क्लॉज में बोला गया है कि वो डिस्काउंटिंग प्रोसेस, आप डिस्काउंटिंग करके फंड रेज भी किया तो भी वो लीन मार्क रहेगा एक्सपोर्ट पेमेंट जाने तक, मतलब आपकी लाइबिलिटी जब तक आ रहा है वो भी फंड आप यूज नहीं कर सकते। ओके, 12 पॉइंट, payment for import leg may be also allowed to be made out of the balance of EFC account of the merchant trader. It is applicable to make import payment first। जहाँ जहाँ import payment first आता है तो इसके लिए ये क्लॉज दिया गया है कि आप EFC अकाउंट में से फंड यूटिलाइज करके import पेमेंट कर सकते हो। पॉइंट 13, merchanting traders may be allowed to make advance payment of the import leg on the demand made by the overseas supplier. In case where inward remittance from the overseas buyer is not received before the outward remittance of overseas supplier, AD Bank may handle such a transaction based on its commercial judgment. It may, however, be ensured that any such advance payment for the import leg beyond 500,000 per transaction shall be made against bank guarantee or unconditional irregular letter of credit from the International Bank of Repute. Overall production limit on the allowing such limit advance payment by the customer may be fixed by AD Bank। जहां आपको इंपोर्ट पेमेंट करने का है तो आप ईएफसी अकाउंट में कर सकते हैं, हमने 12 पॉइंट में देखा है। वैसे ही मतलब ये अलाउड है आपको, लेकिन उसके लिए भी क्या रखा है आरबीआई ने, 500,000 तक आप इंपोर्ट एडवांस पेमेंट दे सकते हो, उसके ऊपर दे नहीं सकते। हाँ, एडी बैंक आपको ऑथराइज करेगा इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट ट्रांजेक्शन जेन्युइन, यानी सचमुच इनको ट्रांजेक्शन बढ़ा है तो इनको अलाउड करना पड़ेगा। ये सब डिसीजन एडी बैंक के ऊपर डिपेंड रहेगा, यानी इसके लिए इट शुड बी बैक बाय बैंक गारंटी। मतलब जो कस्टमर को आप बेच रहे हो उसने आपको बैंक गारंटी दी होगी, तो ये 500,000 तक आपको अलाउड है। नहीं तो लेटर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन आपको लेटर ऑफ क्रेडिट में कवर है, यानी वो लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरेन एक रेपुटेड फॉरेन बैंक है तो ही आपको ये 500,000 तक इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए अलाउड है।
पॉइंट 14, लेटर ऑफ क्रेडिट टू द सप्लायर फॉर द इम्पोर्ट लेग इज परमिटेड अगेंस्ट कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर। मतलब आपको सप्लायर साइड आपको लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना रहे तो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके हाथ में होना चाहिए। कीपिंग इन व्यू फॉरेन एक्सचेंज आउटले ऑफ 4 मंथ, और 2 पेमेंट में 4 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट पेमेंट आप इमीडिएटली रिसीव कर रहे हो यानी इम्पोर्ट पेमेंट तो आप 4 महीने का टेनर दे सकते हो, नहीं तो एक्सपोर्ट पेमेंट आपका 1 महीने का आ रहा है तो इम्पोर्ट एलसी आप 3 महीने का खोल सकते हो। मतलब देयर शुड नॉट बी आउटले ऑफ 4 मंथ, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। कंप्लीशन ऑफ एमटीटी विद इन 9 मंथ, एंड पूरा ट्रांजेक्शन 9 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ द with the instruction issued by the Department of Banking Regulation on guarantees and co-acceptance of amendment time to time। ये इंपोर्ट एलसी ओपन करने के लिए क्लॉज डाला गया है, और टेनर ब्रिज करने के लिए, मतलब 4 महीने का आउटले नहीं होना चाहिए। पॉइंट 15, AD bank shall ensure 1-to-1 matching in case of each MTT report default in any leg by the trader to the concerned regional office of Reserve Bank on half yearly basis in the format annexer within 15 days from the close of each half year in June and December। कुछ डिफॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, तो एवरी 6 मंथ एडी बैंक आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, मतलब जून और दिसंबर। मर्चेंट ट्रेडर विद आउटस्टैंडिंग of 5% or more of their annual export earnings shall be liable for caution listing। ये तो लोकल में भी एप्लीकेबल है, आपका आउटस्टैंडिंग मोर देन 5% रहेगा तो आपको कॉशन लिस्टिंग में जाएगा। अब ईडीबी में इम्प्लीमेंट किया गया है, इमीडिएटली आरबीआई और एडी बैंक को समझता है कौन कौन सा बिल आउटस्टैंडिंग है, एंड 5% से हो गया तो आपको कॉशन लिस्ट में डाला जाएगा। 17, द मर्चेंटिंग ट्रेडर्स shall be genuine trader of goods, not mere financial intermediaries। इसका मतलब क्या है, मतलब ट्रेडर जेन्युइन होना चाहिए, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन के लिए फाइनेंस करने वाला इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, मर्चेंट नहीं होना चाहिए। Confirm order must be received by them from the overseas buyer। AD bank shall satisfy themselves above capabilities of merchanting trade to perform the obligation under the order। The merchanting trade shall result in profit which shall be determined by subtracting import payment and related expenses from export proceeds from the फॉर द स्पेसिफिक एमटीटी। मतलब वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एमटीटी में प्रॉफिट होना जरूरी है। सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, सप्लायर और एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये फाइनेंशियल डील नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, सब खर्चा माइनस करके आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोस्तों आपको मर्चेंटिंग ट्रेड पता चला होगा। अभी ये मर्चेंटिंग ट्रेड कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं आरबीआई को, तो दीज आर डिक्लेरेशंस। ये आपको आरबीआई के साइट में मिल जाएंगे। आपको नहीं पता है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दीज आप डिक्लेरेशन आपको आरबीआई को एट द टाइम ऑफ एमटीटी एग्जीक्यूट करते देना चाहिए। दीज आर गाइडलाइंस एंड राइटिंग में आपको साइन कर देना पड़ेगा। आपको फेमा डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, ये फेमा डिक्लेरेशन है, ये भी आपको आरबीआई को एमटीटी करने से पहले देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको श्योर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नए नए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रिलेटेड वीडियोस और डालने वाला हूँ। इससे आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं वीडियो अपलोड करेगा आपको पता चलने के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी कंपनी शालिनी इंटरनेशनल क्या क्या करती है उसके लिए एक शॉर्ट ब्रीफ मैं आपको दे रहा हूँ। जरा 2 मिनट मेरे साथ प्लीज रहिए। हम प्रीशिपमेंट पोस्टशिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एलसी के अंडर डॉक्यूमेंटेशन करके हमको क्लीन डॉक्यूमेंट निगोशिएशन करने के लिए हम हेल्प करते हैं। हम खुद ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास सीडीसी स्टाफ है। हम कस्टम क्लियरेंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम शिपिंग लॉजिस्टिक, हमारे पास बेस्ट सी एंड एयर रेल है, एयर फ्रेट है। हम ट्रेड फाइनेंस भी करते हैं, हम गाइड करते हैं कैसे डिस्काउंटिंग करने का, क्या करने का, फैक्टरिंग करने का, प्रीशिपमेंट पोस्टशिपमेंट लोन कौन से बेस्ट रेट पे लेने का। फैक्टरिंग भी कम करते हैं, हम चार्टरिंग भी करके देते हैं, हैंडी मैक सुपर मैक वेसल से। हम डिजेप्टी रिलेटेड वर्क भी लेते हैं, एमईआई सीपीसी सिस्टम ऑडिट भी करते हैं, मतलब आपका स्टाफ किधर रॉन्ग कर रहा है, क्या कर रहा है, हम आपके स्टाफ को गाइड करते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट मेक द मिस्टेक। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपने कुछ मिस्टेक किया, इट इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी। हम जीएसटी भी काम करते हैं, रिटर्न और रिफंड करते हैं। तो दोस्तों
कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी नोट कीजिए। कुछ रहेगा तो प्लीज़ राइट टू मी, आई विल बी वेरी हैप्पी। आपको कुछ भी क्वेरी है जो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।